लाला, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। पहली बार ऐसा हो रहा है। लाला, मुझे डर लग रहा है। सभी हवेली वाले गांव गए हुए थे। एग्जाम्स की वजह से अरुषा ना जा सकी। इधर आधी रात इसकी तबीयत खराब हुई तो कुछ निशान देखकर वो डर गए। इसके रोने से अरमगान कमरे में आया। इसे दर्द से रोते देखकर अस्पताल ले गया। मिस्टर अरमगान, जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दें। इनकी बीमारी का एक ही इलाज है, इन्हें शौहर की ज़रूरत है। अरमगान इससे निकाह करके घर लाया, मगर वो रोने लगी। लाला बाबा जान निकाल लेंगे, मेरी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। मगर इसे दर्द से निकालने का एक ही रास्ता था। अरमगान ने करीब करते मोहब्बत से, मिस्टर शाह जमान, आप अरुषा के चचा लगते हैं। कॉल के दूसरी जानिब एक औरत की आवाज़ उभर रही थी। शाहजमान कुछ देर चौंकने के बाद फिर बोले, जी मैं शाहजमान अरुषा का चचा ही बात कर रहा हूँ। बताइए आप कौन बात कर रहे हैं और क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इन्हें हैरानी हुई थी। मिस्टर शाहजमान, अरुषा की अचानक हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो चकरा कर गिर गई है। कब से बेहोश है और वो होश में नहीं आ रही। मेरे ख्याल से इनका बीपी बहुत लो है। आप जल्दी से आकर इन्हें रिसीव कर लें ताकि मज़ीद कोई मसला ना बने। अरुषा की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। और ये कहकर कॉल बंद कर गई थी। जबकि अब शाहजमान एकदम से फिक्रमंद होने लगे थे। अरमगान बेटा, जल्दी से चलो, हमें अरुषा के कॉलेज पहुँचना है। अरुषा की तबीयत बहुत ख़राब है। इसकी प्रिंसिपल की कॉल आई थी। वो कह रही हैं कि वो चकरा कर नीचे गिर गई है। जल्दी चलो, काफ़ी देर से वो बेहोश है और होश में नहीं आ रही। अरमगान, जो इस वक्त अपने कैबिन में बैठा कंप्यूटर पर तेज तेज उंगलियां चला रहा था, बाप की आवाज़ पर एकदम से चौंक उठा था कि क्या मतलब, क्या हुआ है इससे। वो जल्दी से खड़ा होता हुआ शाहजमान की जानिब सवालिया नज़रों से देख रहा था। मुझे तो इसके कॉलेज जाने के से ही पता चलेगा, इसलिए मैं लेने आया हूँ कि चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। जी बाबा चलें। अरमगान शाहजमान को चलने का कहता हुआ जल्दी से इनके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगे थे। न जाने इससे क्या हो गया था। बस वो ठीक तो होगी ना। वो ड्राइविंग करते हुए पापा को देख रहा था। इन्होंने कुछ देर इसकी जानिब देखा और कहा, मालूम नहीं बेटा, खुदा खैर करे। बेटा, इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसके लिए परेशान होने के लिए हम हैं ना। शाहजमान ने इसकी इस कदर परेशान देखते हुए कहा तो वो झीम सा गया था। जी बाबा, बस वैसे घर का फ़र्द है ना, इसलिए परेशान हो रही थी। वो अपनी तरफ से बात बनाता हुआ गाड़ी जल्दी से अरुषा के कॉलेज की जानिब मोड़ चुका था। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचता है, ये दरवाज़ा इसके सामने खोल दिया गया था। वो जल्दी से भागकर बाहर निकला था। शाहजमान ने इससे ताकीद की थी कि वो जल्द अज जल्द इसे गाड़ी में डाले और वो इसे अस्पताल ले जाएं। इसे टीचर्स ने एक मैट्रेस पर लटाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो 100 कोशिश करने के बाद भी होश में नहीं आई थी। और अरमगान ने जैसे ही देखा, वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। न जाने इससे क्या हो गया था। इसकी हालत देखकर इसकी रूह फना होने लगी थी। वो जल्दी से इसे उठाता हुआ गाड़ी की जानिब ले गया। शाहजमान इनके पीछे पीछे थे। क्या हो गया बेटा? अरुषा बेटा, आंखें खोलो। देखो, मैं आपका चचा जान बोल रहा हूँ। देखो तो, मैं आपके पास आया हूँ। वो इसके चेहरे पर थपथपाहट करते हुए पिछली सीट पर बैठे थे। इसे बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अरमगान के यूं लगता था जैसे हाथों के तोते उड़ गए थे। वो जल्दी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ अस्पताल की इमारत तक ले आया था और एक बार फिर से इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी रूम की जानिब ले गया था। हालांकि स्ट्रेचर इनके सामने रख दिया गया था, लेकिन इसने इसे स्ट्रेचर पर नहीं डाला था। शाहजमान और अरमगान को देखते हुए डॉक्टर जल्दी से भागकर इनके मरीज की जानिब आए थे। क्योंकि वो इन लोगों से वाकिफ़ थे, इसने जल्दी से इसे मरीज के बेड पर लेटाया और फिर कहा, डॉक्टर साहब जल्दी से चेक करें, इसे क्या हो गया है।
3 घंटे से कह रहे हैं कि ये बेहोश हो चुकी है और अभी तक ये होश में नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? और अरमगान इसके हाथ मलता हुआ डॉक्टर से कहने लगा था। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर थे। इन दोनों को बाहर निकाला और फिर इसका चेकअप करना शुरू कर दिया। देखिए अरमगान साहब, आप बाहर बैठ जाएं, हमें आराम से इनका चेकअप करने दें, इसके बाद ही हम बता सकते हैं। मेल डॉक्टर ने अरमगान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अरमगान ने अपने बाबा की जानिब देखा। शाहजमान ने भी इसे बाहर आने का इशारा दिया तो वो जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाहजमान इसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। इन्हें हैरानगी हो रही थी कि आखिर अरमगान इसकी हालत पर इतना परेशान क्यों हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ शाहजमान खुद भी बहुत परेशान थे। न जाने बच्ची को क्या हो गया था। अचानक बैठे बैठे ये कैसे बेहोशी तारी हो गई थी कि वो होश में नहीं आ रही थी। बाबा फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमगान ने अपने आप पर काबू पाते हुए शाहजमान को दिलासा दिया था। इस वक्त तक आयशा बेगम भी यहाँ आ चुकी थी। आयशा बेगम अरमगान की वालदा और शाहजमान की बेगम थी और अरूशा इनकी सगी बेटियों की तरह थी। या अल्लाह खैर, शाहजमान साहब क्या हो गया है? मासूम सी बच्ची को भी सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, कॉलेज गई और बिल्कुल ठीक थी, अचानक ही क्या हो गया इससे? खुदा खैर करे मेरी बच्ची को, न जाने किसकी नज़र लग गई। वो भूली हुई सांसों के साथ इनकी तरफ पढ़ते हुए बोली। इनकी आंखें नम थीं। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। अरमगान खुद को नॉर्मल रखे हुए था। वो नहीं चाहता था कि कोई गलत ख्याल इन लोगों के दिल में आए। तभी दोनों डॉक्टर बाहर निकले। इन दोनों के चेहरे पर अजीब सा तासुर था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की तबीयत अब कैसी है? आयशा बेगम जिसने लेडी डॉक्टर को देखा तो जल्दी से भागती हुई इसकी जानिब बढ़ी। आप मिसेस शाहजमान हैं, आप आइए मेरे साथ और आप लोग फिक्र न करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप ज़रा आए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेडी डॉक्टर आयशा बेगम को अपने साथ लेते हुए अपने ऑफिस की जानिब चल दी, जबकि मेल डॉक्टर ने शाहजमान साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने चेकअप किया है, बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक लग रही हैं और इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, अभी रिपोर्ट आती ही होगी। इसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर आपको बताया जाएगा। बाकी डॉक्टर नाजिया ने कुछ नोट किया होगा तो आपकी बेगम को बता देंगी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे। ये कहते हुए डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए थे, जबकि अरमगान और शाहजमान दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। खुदा खैर करे, न जाने बैठे बैठाए मासूम सी बच्ची को क्या हो गया है। अब मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा? अगर इनकी बेटी को कुछ हो गया तो पहली बार शाहजमान कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद होते हुए बोले थे, क्योंकि डॉक्टर नाजिया जिस कदर जल्दी में आयशा बेगम को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गई थी, कोई मामूली बात नहीं लग रही थी। वो काफ़ी परेशान हो गए थे। बाबा बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरमगान ने अपने बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन इसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन जो भी था, इसने अपने दिल को मजबूत किया हुआ था। अभी रिपोर्ट्स आती होंगी, रिपोर्ट्स के होने के बाद आपको हतमी तौर पर कोई बात बता सकूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो बात मुझे लगी वो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। देखें, आप सब लोग मेरी आंखों के सामने हैं और मैं जानती हूँ कि ये बच्ची अनमैरिड है, अभी मासूम बच्ची है, 19 साल इसकी उम्र है और बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन इस वक्त जब मैंने इसका चेकअप किया तो कुछ मुझे मालूम हुआ। आप गौर से सुनिएगा, अपने आप को संभाल के सुने, आपको बहुत बड़ा धचका लग सकता है। ये बच्ची, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, मुझे प्रेग्नेंट लगती है। डॉक्टर नाजिया ने राजदारी से आयशा बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था। वो इनकी बहुत ही पुरानी डॉक्टर थी, इन्हें अगर फैमिली डॉक्टर कहा जाता तो शायद ये गलत ना होगा, इसलिए वो आयशा बेगम को अलैदगी में ही इस बात से आगाह कर रही थी। अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो मेरी मासूम सी बच्ची है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आयशा बेगम इस बात पर जैसे चौंक उठी थी। इनके लिए इस बात पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। देखें, मैं जानती हूँ कि आपके दोनों बच्चे बहुत समझदार और शरीफ हैं, लेकिन देखें, अरूशा कॉलेज पढ़ती है और
रोज़ रोज़ नए नए लोगों से पाला पड़ता है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सरासर इसकी गलती है या फिर आपके घर में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं बस आपको आगाह करना चाह रही हूँ कि आप देखें अपने इर्द गिर्द, इसके कॉलेज से पता करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दोस्ती किसी से हो और फिर किसी ने इसका गलत फ़ायदा उठाया हो। इस तरह हम मासूम सी बच्ची पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। आपके बेटे को भी मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपके बेटे पर शक जाएगा, लेकिन वो बहुत शरीफ बच्चा है और वैसे भी वो सारा दिन तो ऑफिस में मसरूफ़ रहता है और मैंने अक्सर देखा भी है कि वो रात में भी ऑफिस का काम कर रहा होता है। ये यकीनन आपकी बेटी को मुजरिम कोई और ही है। आप फ़िक्र ना करें, अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। हतमी बात तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। डॉक्टर नाज़िया आयशा बेगम की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ रही थी। वो समझ सकती थी, वो खुद एक बेटी की माँ थी और वो ये भी जानती थी कि अरुषा बिल्कुल इनकी बेटियों की तरह है। वो खुद भी बहुत परेशान हो रही थी और इसी वक्त इनके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नर्स कुछ कागजात लेकर इनके पास आई और फिर कागजात इनके हाथ में थमाती हुई बाहर निकल गई। डॉक्टर नाज़िया ने एक नज़र इन कागजात पर डाली और फिर एक नज़र सामने बैठी आयशा बेगम को देखा और अपनी ऐनक को उतार के नीचे रख दिया। आयशा बेगम होनकों की सूरत में बैठी नासमझी की हालत में इधर उधर देख रही थी और अपनी उंगलियां मड़ो रही थी। तुम्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा? आप कुछ बताती क्यों नहीं? क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? इल्तिजाइया नजरों से इनकी जानिब देखती हुई कह रही थी। इनकी नजरों में एक अजीब सा एहसास था कि हो सकता है वो कह दें कि यह हमारा सारा अंदाज़ा गलत ठहरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो डॉक्टर की ऐनक उतारते हुए इसे टेबल पर रखते हुए देख रही थी और साथ ही साथ आयशा बेगम का दिल भी होला जा रहा था। डॉक्टर साहिबा बोलिए ना, कह दें कि सब कुछ गलत है, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर साहिबा की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देख रही थी। इनकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। देखें मिसेस शाहजमान, मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ अपने दिल को मजबूत करके सुनिएगा। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। आपकी बच्ची वाकई में प्रेग्नेंट है। ये बात मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रही है। आपके लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए और अब आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बेहतर भी यही है, क्योंकि अबॉर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्दत से ज़्यादा गुजर चुकी है और मेरे ख्याल से करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्ची बहुत कमज़ोर है और इस दौरान इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर नाज़िया ने समझाती हुई बोल रही थी और आयशा बेगम तो यूँ लगता था जैसे अभी के अभी बेहोश हो जाएंगी। मैं इसके चचा को क्या जवाब दूंगी? इस बच्ची की जिम्मेदारी तो मुझ पर थी ना, और मैं तो मुकम्मल तौर पर इसका ध्यान रखती आ रही हूँ। बच्ची बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अभी भी बेयकीनी के साथ डॉक्टर की जानिब देख रही थी। एक उम्मीद थी डॉक्टर से कि हो सकता है वो कह दें कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इन्हें मुतमईन करने के बाद इन्हें बाहर भेज दिया और वो मरे मरे कदमों से डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गए। क्या हुआ आयशा बेगम? क्या कहा इन लोगों ने? सब कुछ ठीक तो है ना? शाहजमान ने आयशा बेगम को आते हुए देखा तो जल्दी से भागते हुए इनके पास पहुंचे थे। आयशा बेगम मरे मरे कदमों से चलते हुए आकर कॉरिडोर में पड़ी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर ढहसी गई थी। इनकी ये हालत देखकर शाहजमान तो क्या, अरमगान भी जल्दी से इनकी जाने बढ़ रहे थे। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? वो दोनों हैरत में मुब्तला इसकी जानिब देख रहे थे। इससे पहले कि आयशा बेगम कोई बात करती, पीछे से एक नर्स की आवाज़ आई, आपके मरीज़ को होश आ गया, अब आप अपने मरीज़ से मिल सकती हैं। ये कहते हुए नर्स वहाँ से चली गई और वो दोनों भागते हुए इसके पास पहुँचे थे। इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दवाइयाँ इन्हें दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग इसे ले जा सकते हैं, लेकिन आयशा बेगम इससे मिलने नहीं आई थी। वो वहीं कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी सख्ते की हालत में सोचों में गुम थी। सभी लोग अस्पताल से अरुषा को लेने के बाद घर की जानिब वापस आए थे। वो दोनों अभी तक आयशा बेगम की जानिब हैरानी से देख रहे थे और वो खामोशी से बैठी थी। इन्होंने एक लम्हे के लिए भी अरुषा को नहीं देखा था। वो क्या सोच रही थी कि सोच में गुम थी कि इन्हें अरुषा का पता ही न चल सका। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो घर पहुंचे। अरुषा को ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठाकर मुलाजमा के हाथ से दूध का गिलास और बिस्किट मंगवाने गए थे, जो इसे खिलाए गए। डॉक्टर ने इसे आराम करने का कहा, इसलिए इसे खिलाने पिलाने के बाद इसे इसके कमरे में
आराम करने के लिए भेज दिया गया, जबकि अब वो दोनों आयशा बेगम के साथ पुरमसल्लत थे। आखिर हुआ क्या है? अम्मी जान, आप क्यों कुछ बता क्यों नहीं रही? आखिर डॉक्टर नाजिया आपसे क्या बात कर रही थी और फिर इसके बाद आप बिल्कुल खामोश हो गई हैं? अरमगान ने पहली बार अपनी माँ से पूछा था। अस्पताल से यहाँ तक आने का तमाम रास्ता वो चुप रही थी। दूसरी तरफ शाहजमान भी आयशा बेगम की तरफ मतवज्जो होते हुए कहने लगे, आखिर डॉक्टर ने ऐसी क्या बात बताई है कि आप इस कदर खामोश हो गई हैं? एक बार भी बच्ची की तरफ आपने देखा नहीं कि क्या सोच रही होगी? आप तो इनकी फिक्र करते करते नहीं थकती थी, अब क्या हो गया है? शाहजमान ने पहली बार पूछा था। कुछ देर वो इन दोनों को देखती रहीं और फिर नम आंखों लिए इन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और फिर अरमगान की जानिब बढ़ा दिया। अरमगान जो हैरत से इनकी तरफ देख रहा था कहने लगा, आखिर क्या है इसमें? आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रही? देख लो, इसमें जो भी है मैं क्या बताऊं? कुछ बोलने की मेरी औकात नहीं रही। मैं तो बस नाम की माँ रह गई हूँ। मैंने हमेशा यही कोशिश की थी कि इसकी माँ बनकर इसे मैं हर गम से बचाती आई हूँ, लेकिन इसने हमारे साथ क्या किया? ऐसा भी क्या हो गया कि आखिर तुझे कहते हुए अरमगान ने जैसे वो कागज़ खोला, इसकी तो हैरत की इंतहा न रही। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शाहजमान ने इसे जल्दी से वो कागज़ छीना था और फिर देखते ही देखते वो भड़क उठे थे। क्या मजाक है ये? ला हौला वला कुव्वता। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं तो फिर ये रिपोर्ट्स क्या हैं? अगर हमारी बच्ची ठीक होती तो इसके साथ ये सब कुछ क्यों होता? क्यों इसके बारे में रिपोर्ट्स में ये सब था? आयशा बेगम फट पड़ी थी। वो नहीं जानते थे कि दरवाजे के पीछे खड़ी अरुषा ये सब कुछ सुन रही थी। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी। क्या हुआ चाचा जान, सब ठीक तो है? ऐसी भी क्या आया है मेरी रिपोर्ट्स में? वो जल्दी से आगे बढ़ती हुई इस कागज़ को थाम गई थी और जैसे इसने वो कागज़ खोलकर देखा, वो नीचे गिरती चली गई। अरमगान जल्दी से इसकी जाने बढ़ा। कोई ज़रूरत नहीं है इसे थामने की, इसने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, आयशा बेगम बोली। तो अरुषा ने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा। चची जान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, वो रोते हुए चिल्लाई थी। अगर तुम्हारे सब में कोई कसूर नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? इनके घर में पहली बार खलबली सी मची थी। आयशा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे और शाहजमान अपना सर दोनों हाथों में थामते सोफे पर बैठे थे। अरमगान नासमझी की हालत में कभी इन दोनों को देखता और कभी रोती बुलकती हुई इस लड़की की जानिब देखता जो इस वक्त जिल्लत की तस्वीर बनी बैठी थी। अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर तुम बताओ, सच क्या है? हमारी नज़रों में धूल झोंक कर तुम किसके साथ ये सब कुछ करती रही हो? बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे? तुम जहाँ पढ़ने आई थी ना, क्या काम कर बैठी? तो आयशा बेगम इससे गुस्से से पूछ रही थी और इसी वक्त अरमगान आगे बढ़ा था। अम्मी कुछ ना कहे, इससे कोई कसूर नहीं है इसका। अरमगान पहली बार इसके हक में बोला था। अगर इसका कोई कसूर नहीं है तो बताओ ये क्या है? ये सब किसके साथ ये मुंह काला करके आई है? हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी अरमगान, और हमारी जिम्मेदारी हमने कैसे निभाई? सवाल हम पर उठेंगे। हमने तो इसे बेटी का मान दिया, सगी बेटी से ज़्यादा जाना हमने इसे, और देखो क्या नतीजा निकला। हम क्या मुंह दिखाएंगे इसके वालिदैन को? आयशा बेगम फट पड़ी थी, जबकि शाहजमान साहब अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे परेशान बैठे थे। मैं बता रहा हूँ ना, इसका कोई कसूर नहीं है। सारे का सारा कसूर मेरा है। ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है। अब की बार वो बोला तो शाहजमान और आयशा बेगम के चौंकने की बारी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरमगान शाहजमान चौंक कर उठे थे। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, मैं इससे निकाह कर चुका हूँ और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। जो भी कसूर है वो मेरा है। ठीक है, ये यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और आप लोगों ने इसे मेरे पास ट्यूशन के लिए रखा था। जब मुझे पता चला कि किसी और के साथ मंसूब है तो मैंने इसे अपनाने का मंसूबा बनाया था। मैं इससे प्यार करने लगा था। मैं नहीं चाहना था कैसे, लेकिन हाँ, मैं इस लड़की को चाहने लगा हूँ। फिर इसकी तबीयत ख़राब हुई। इस वक्त जब आप लोग जरीना आंटी के बेटे की शादी पर गए थे गांव में, इस वक्त इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं इसे लेकर गया था अस्पताल। तब डॉक्टर समीना ने मुझे बताया कि इनकी शादी कर देनी बेहतर होगी, क्योंकि इन्हें कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें अगर फौरी तौर पर इसकी शादी ना की जाती तो शायद ये मर जाती। और आप लोग यहाँ थे नहीं, और वैसे भी मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल गया था।
मेरे लिए इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं था, इसलिए मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैंने इसी वक्त इससे निकाह किया और फिर तब से ये मेरी बीवी है। और रही बात इस बच्चे की, तो हाँ, मैं इससे अज़दवाजी ताल्लुक़ भी कायम कर चुका हूँ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो रोती रही और मुझसे यही कहती रही कि ऐसा ना करें, घर वालों की मर्ज़ी के साथ सब कुछ हो, लेकिन इसकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। वो फट पड़ा था और इसकी इस बात पर सभी लोग हैरानी से इससे देख रहे थे। और जब अब इसके वालिद हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? और इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने अचानक अकेले कैसे ले लिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरमगान, तुमने हमारे भरोसे का खून किया है। कैसे मैं ये बात अपने भाई को बताऊंगा? सारी दुनिया के सामने तो ये लड़की अभी कंवारी ही है ना। तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा अरमगान। अगर तुम ये बात मुझे बता देते तो क्या फत पड़ जाती, तुम्हारी मदद ही कर देता ना मैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? शाहजमान आपे से बाहर हो रहे थे और तुमने भी खामोशी से इसका साथ दिया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो बोले चले जा रहे थे। बाबा मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इसमें अरुषा का कोई कसूर नहीं है, इसमें सबका सब कसूर मेरा ही है। वो अपना कसूर मान रहा था। ये सब कुछ आयशा बेगम और शाहजमान साहब बेबसी से अपनी औलाद को देख रहे थे। और तभी अरमगान ने बताना शुरू किया और दम साधे बैठे इसे सुन रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब अपने कमरे में आराम से सोते अरमगान के कानों में किसी लड़की की चीख पड़ी थी। वो एक झटके से उठ बैठा था। कुछ देर तक मामला समझने के लिए वो चीखों को गौर से समझता रहा। फिर कुछ समझते हुए जल्दी से उठा और बिना जूते पहने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। वो कमरे से बाहर आया। एक बार फिर से रुककर इसने आवाज़ को सुना। आवाज़ वाकई में वहीं से आ रही थी जहाँ से इसका गुमान हुआ था, और वो वाकई में वहीं से आ रही थी। वो एक ही जस्ट में भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अरुषा के कमरे की सामने खड़ा था। दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद था। अरुषा, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? अरुषा, वो दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटने लगा था। अरुषा की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, वो रो रही थी। अरुषा, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। वो एक बार फिर से चिल्लाया था। अब की बार दरवाज़ा बजाने में इसके हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। अरुषा, दरवाज़ा खोलो, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और अरुषा थी, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। 1, 2 और 3 कहने के बाद वो दरवाजे पर दोबारा धक्का लगाकर तीसरी बार दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो चुका था। वो सामने बैठकर सो रही थी और अपने पेट पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो उसकी जानिब बढ़ा था। क्या हुआ अरुषा तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अचानक ये रोने की आवाज़ कैसे आने लगी थी? हमारे कमरे से घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग गांव हवेली में गए हुए थे। यहाँ की हवेली इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेली थी। तमाम मुलाजमीन भी अपने अपने क्वार्टर्स में सोने के लिए जा चुके थे और वो शायद इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अरमगान ने इसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि इन दिनों में वही इसका उस्ताद था। वो इसे घर में ट्यूशन दे रहा था और कुछ महीने पहले ही आई थी। इस वजह से वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी और अरमगान चाहता था कि वो इन्हें एग्ज़ाम में पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन में से एक पोजीशन हासिल कर ले। इसकी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आयशा बेगम और शाहजमान साहब गांव हवेली चले गए थे, क्योंकि वहां पर अरुषा के मामूजाद कज़न की शादी थी। इससे भी शादी से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए वो शादी को इग्नोर करते हुए अपने एक सिमत की तैयारी करने में मसरूफ़ थी। 10 बजे और इसने ट्यूशन देकर कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा था और फिर खुद अपने कमरे में आकर सो गया था। ठीक 1 घंटे बाद इसकी आंख शोर से खुलती और वो भागता हुआ यहाँ आया था और वो शाह की किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थी और वो बैठ गई। एक साइड पर अपना पेट पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसकी जानिब बढ़ा था। इसने हाथ लगाते हुए इसकी तबीयत चेक करा था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। फिर क्यों वो ऐसे रो रही थी? वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो चुकी थी। वो इसे जल्दी से उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे गाड़ी तक लाया था। वो जल्दी से इसे गाड़ी में लटाता हुआ गाड़ी तेज तेज भगाता अस्पताल की जानिब
भाग चला था। 11:30 हो चुके थे और वो इस वक्त अस्पताल की इमारत के सामने खड़ा था। अस्पताल की इमारत अभी भी जाग रही थी। यहाँ पर मरीजों का तांता अभी भी लगा हुआ था। वो इसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भरता हुआ अस्पताल की इमारत में दाखिल हो चुका था। इसे यूं किसी को उठाते हुए देखते नर्स ने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और इस पर अरुषा को डालते हुए वो इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। वो बाहरी कॉरिडोर में टहलने लगा था। वो किसी को भी इस बारे में इत्तला नहीं देना चाहता था। न जाने इसे क्या हो गया था। सब खैर हो, खुदा करे, लेकिन इसने इससे पहली बार इतना ख़राब हालत में देखा था। न जाने इसके साथ क्या हो रहा था। वो खुदा से दुआ कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। कुछ लम्हों बाद एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकली और फिर अरमगान को अपने साथ आने का इशारा किया। वो जल्दी से इसके ऑफिस के जाने बढ़ा था। ये डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। दिन की ड्यूटी पर इसने अक्सर नाजिया को देखा था, लेकिन अब तो कोई और डॉक्टर थी। खैर, इसने सवालिया नज़रों से इस डॉक्टर की जानिब देखा। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है? कैसी है वो और क्या हुआ था इसे? वो धड़कते दिल के साथ इसकी बीमारी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर वो अकेला था और इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गांव खबर करे या नहीं। और तभी डॉक्टर ने इसे जो बताया वो इसके कानों में उबले हुए शीशे की तरह पड़ा था। देखें मिस्टर अरमगान, बात कुछ यूँ है कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और इसका सिर्फ एक ही हल है। अगर आप इसकी शादी कर दें तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। इसकी ये बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ इन्हें हो रही है ये किसी भी इतनी उम्र की बच्चियों को नहीं होती। ये गर्ल्स प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। और मेरा मशवरा है कि आप अगर इनकी खैर चाहते हैं तो इनका निकाह कर दें। इनकी शादी इस मसले का बुनियादी हल है। डॉक्टर ये बात कहती खामोश हो गई थी, जबकि अरमगान गहरी सोच में डूब गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो इनसे इजाज़त चाहता हुआ कमरे से बाहर निकला। इसका चेहरा अब संजीदा था। इसने अपने मोबाइल पर नंबर मिलाया और फिर इस रूम की जानिब बढ़ गया जहाँ पर अरुषा को रखा गया। होश में आ चुकी थी। कैसी हो अरुषा, और ये बताओ कि ये बीमारी तुम्हें कब से है? तुम ठीक तो हो और कब से तुम्हारे साथ ये मसला हो रहा है? इससे पूछा तो वो हैरान हुई थी। मुझे नहीं पता लाला, ये पहली बार हुआ है। और फिर वो खामोश हो गया। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, ये कहता हुआ वो इसका हाथ पकड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। और फिर अब की बार इसका रुख अपने घर की जानिब नहीं किसी और जानिब था। वो अपने दोस्त के घर पर आया था जहाँ पर निकाह के बारे में सभी इंतजामात किए गए थे। ये क्या हो रहा है लाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो इसे अक्सर लाला ही कहती थी क्योंकि इसके गांव में बड़े भाई को लाला कहते थे और यहाँ आने के बाद भी इसे अरमगान अपने बड़े भाई की तरह ही लगता था। इस वजह से वो इसे लाला कहती थी। खामोश रहो, जितना कहा इतना करती जाओ, ये कहता हुआ वो इससे निकाह करने की ताकीद कर गया था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते इन दोनों का निकाह हो गया था। वो अब भी हैरान हो रहे थे, लाला ये सब क्या है? बाबा मेरी जान ले लेंगे, मैं यहाँ पर पढ़ने आई थी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ निकाह क्यों किया? वो रोती जा रही थी, लेकिन अरमगान ने इसकी एक बात नहीं सुनी थी। वो इसे अस्पताल से सीधा अपने कमरे में लाया था। वो पहले बहुत बेहतर थी मगर फिर भी इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने इसे कुछ दवाई दी थी, जिन दवाओं के ज़ेर असर वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन इससे ये समझ नहीं आ रही थी कि अरमगान ने इससे निकाह क्यों किया था। और ये वो सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी कि अगर इसके घर वालों को इस बारे में इल्म हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो रो रही थी और अब भी इसे लाला कह रही थी, लेकिन अब वो इसकी कहाँ सुनने वाला था। मैं नहीं जानती लाला ये सब क्या हुआ है, लेकिन ये सब कुछ पहली बार हुआ है। आप प्लीज़ मुझे बख्श दें। आप ऐसा ना करें, अभी भी वक्त है। या फिर आप सबको बता दें आपने मेरे साथ निकाह कर लिया है, वरना बाबा मेरी जान ले लेंगे। वो रो रो कर कह रही थी, मगर वो शख्स बाज नहीं आया था। वो इसकी कमर से पकड़ता मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख रहा था। वो हैरान हो रही थी, न जाने अरमगान को आज क्या हो गया था। इसका एक आंसू दाएं आंख से निकला और गाल पर फिसल गया। खबरदार, अगर दोबारा एक भी आंसू तुम्हारी आंख से निकला और अब तुम और मैं मियाँ बीवी हैं तो अब
तुम मेरा हर हुक्म, हर चीज़ से ऊपर जानोगे, समझे? और अच्छे बच्चों की तरह अब ये बात भी किसी को नहीं बतानी कि मैं अब तुम्हारा लाला नहीं, समझी? देखो अभी जो तुम्हें तकलीफ़ हुई है ना, इसलिए कि आपके हस्बैंड नहीं है, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि मैं आपका शौहर बन जाऊँ, तो आपको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप किसी को नहीं बताओगी तो मैं रोज़ आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपकी हर बात मानूंगा, चॉकलेट भी ला कर दूँगा। वो इससे छोटी थी और नासमझ भी, इसलिए इसकी बातों से वो अक्सर बहल जाती थी। और अब भी वो सोचकर मुस्कुरा रही थी कि वो रोज़ाना इसे चॉकलेट्स देगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। और फिर वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए इसके करीब अपना चेहरा लाते हुए कहने लगा, अब मैं आपके साथ जो भी करूँगा किसी को नहीं बताएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है? बस खामोश हो जाए। अब आगे मेरा काम है, आपको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है? इनसे प्यार से कहता हुआ वो आहिस्तगी से इसकी गर्दन पर झुका था और वो रोकना चाहती थी, मगर अब अरमगान कहाँ रुकने वाला था। वो धीरे धीरे अपना काम करा था और वो इसके छूने पे नींद की आगोश में चली गई थी। ये इनकी मोहब्बत की शुरुआत थी। दूसरे दिन वो जाती तो अरमगान के बिस्तर पर थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। ये अरमगान के लिए एक हसीन सुबह थी। वो आंखें खोले इससे ही देख रही थी। और आपने समझाया था, वो तुम्हें याद है ना? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो इसके अंदाज और अपने दरमियान होने वाली तमाम बातें अब तक भूल चुकी थी और अब ये हैरान हो रही थी कि वो इसके कमरे में कैसे आई थी। लेकिन अगले लम्हे इसे सब याद आ गया। इसने घड़ी पर वक्त देखा, 9:30 बजा रही थी। मैं कॉलेज से लेट हो गई। वो जल्दी से फिर से उतरने लगी, लेकिन इसने इसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज मैंने खुद कहा कि तुम ना जाओ क्योंकि आज तुम्हारा पेपर नहीं था। तुम्हारा पेपर कल होना था, तो आज तुम आराम कर लो कमरे में जाकर। मामा बाबा आ रहे हैं, किसी को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। वो इसे एक बार फिर से याद करवा गया। वो इस बात में सर हिलाती हुई वहाँ से उठ गई थी। मैं आप सब लोगों के सामने बैठकर इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था, क्योंकि इसमें अरुषा की कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी और मैंने इसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए इस चीज़ के लिए मदद किया था। मैं जब भी इसे पढ़ाने के लिए कोशिश करता था, मैं इसे पढ़ाने से ज़्यादा इसके हुस्न की जानिब से ज़्यादा कशिश महसूस करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी और ये मैं खुद भी नहीं जानता था। और इस वक्त जब आप लोग सबके सब गांव गए हुए थे और पीछे से इसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर मैं इसे उठाकर अस्पताल ले गया। एंड इसी वक्त डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं अभी के अभी इसका किसी के साथ निकाह कर लूँ। इसके अलावा इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। और फिर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। लेकिन फिर मुझे इस बात का इल्म हुआ कि आप सब ने तो इसका रिश्ता कहीं और तय कर रखा था और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसे मेरे अलावा कोई और भी हाथ लगाए। भले ही मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन मैं फिर भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि ये किसी और की सरपरस्ती में जाए। इसलिए मैंने इससे निकाह करने का फ़ैसला किया कि मुझे इनकार करती रहे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैंने इससे निकाह करके इस रात ही इसके साथ वो ताल्लुक़ कायम कर लिया था, जबकि ये भी जानता था कि इसका नतीजा बिल्कुल गलत निकलेगा। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि ये भी मुझसे दूर ना हो और फिर आप लोगों को इल्म ना हो। लेकिन जब आप लोगों को इल्म होगा, मैं तब आप लोगों को इस बारे में आगाह कर दूंगा। पहले तो फिर भी मैं इसे छोड़ देता, लेकिन जब से मैं निकाह कर चुका हूँ तो मैं चाहता था कि आखिर मेरी बीवी को कोई और कैसे भी आकर ले जाए। और फिर बस मेरी समझ में जो आता गया मैं वो करता गया। इस मासूम पर किसी ने भी कोई कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करनी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो कहता हुआ सबकी जानिब देख रहा था। पहले वो ये सारी बात अपने माँ बाप को बता चुका था और अब फिर वो सब इसे लेकर इन दोनों को लेकर गांव पहुंच गए। और अब गांव में चचा जान और चची जान के सामने बैठा वो अपनी गलती का एतराफ़ करा था, जबकि इसके साथ ही बैठी जर्द सूरत लिए वो बीमार सी लड़की अरुषा थी, जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। वो फिर भी सबकी जिल्लतों का निशाना बन रही थी और इस वक्त वही शख्स इसका साथ दे रहा था। इस दिन के बाद से मैंने फिर इसे अपनी बीवी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। ये मुझे हर वक्त लाला कहती थी और मैं इसे लाला कहने से मना करता था।
اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس کی سب سے زیادہ کمزوری جو تھی وہ اس کی چاکلیٹس وغیرہ تھی، اور میں اسے روزانہ چاکلیٹس لا کر دیتا رہا۔ اب آخری دنوں میں تو یہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی اب مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس نے خود بھی مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کچھ تو اب بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد لازمی ہو جاتا ہے، ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر آپ سب لوگوں کو یہ غلط لگتا ہے تو پھر میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا، میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، اور اب تو یہ میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ایک بار پھر سے نظر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھی عروشہ کو دیکھ گیا۔ اس نے آنکھیں موڑ کر رکھ کر جانا دیکھا تو پہلی بار ٹھٹکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سارا الزام مجھ پر آئے۔ بابا جان، میری جان نے کہیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے زندگی دی۔ وہ آنکھوں میں شکایت لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں کی زبان پڑھ رہا تھا، اور پھر ایک بار پھر وہ نظر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والا وہ آنسو دیکھ چکا تھا۔ میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب لوگوں کو تکلیف ہوئی، اور سب سے بڑھ کر چچا چچی آپ کو اور عروشہ کو، لیکن میں یہ صرف اور صرف عروشہ کو پانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ شاید آپ لوگ اس کو مجھ سے جدا کر چکے ہوتے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہا تھا، سب لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، وہ اگر اس وقت ان دونوں کو جدا کر بھی دیتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ ان کی بیٹی عزت کی زندگی جو ان کو دی تھی وہ ذلت کے ساتھ نہیں جیت سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہی آپ لوگوں کو رخصتی لے لیں، کیونکہ اب ہم لوگ یہ ذلت سہنے کے روادار نہیں، اور بہت اچھا کیا تم نے اس کی بیماری کے بارے میں پتہ کروا دیا، ورنہ شاید میں اپنی بیٹی کو غلط سمجھتا رہتا۔ میرا مان تو برقرار ہے اور برقرار رہا ہے، اپنی بیٹی پر مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ بس کل ہی آئیں، انتظام کر لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے چچا جان وہاں سے اٹھ گئے، اور عروشہ نے تھکے ہوئے نگاہوں سے اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس لیے وہ لوگ شاپنگ کرنے نکل پڑے تھے، اور پھر شادی کی شاپنگ کرنے کے بعد دوسرا دن کہ ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، بالآخر وہ سب کو منا چکا تھا۔ رخصتی کا فنکشن بہت اچھے سے نمٹ رہا تھا، تمام لوگ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی شادی میں شریک ہوئے تھے۔ تھوڑے بہت لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور سبھی لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ وہ تو کسی اور کی منگیتر تھی، پھر وہ کسی اور کے ساتھ رخصت کیوں ہو رہی ہے؟ سبھی کو بس ایک ہی جواب دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، اور چچا کو بے حد عزیز ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنی بھتیجی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہی بات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کی عزت بھی بچ رہی تھی، اور سب کچھ اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اسٹیج پر بیٹھی تھی جب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تو میں پریشان ہو رہی تھی، اب دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سر کرم کر کے اپنے لہنگے میں ملبوس تھی، اور وہ میرون کلر کی شیروانی میں، دونوں بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، سب کو حقیقت بتا دی، ورنہ میرے ساتھ کیا ہوتا؟ سب لوگ مجھے جان سے مار ڈالتے۔ وہ کوئی آواز میں بولی، اور پھر اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی ایک بار پھر سے بھرنے لگا تھا۔ میں نے کہا نا رونا نہیں ہے، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ یہاں سے تمہاری آنکھ سے باہر آنسو نہیں آنا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوا تیزی سے بولا، تو وہ جلدی سے سر جھکاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر گئی۔ بالآخر آج ان دونوں کی محبت کا ملاپ کا دن تھا، وہ بہت خوش تھی۔ رخصتی کے بعد وہ اسے اپنے شہر والے گھر میں ہی لے آئے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا، بالکل ایک دلہن کی طرح۔ ویسے تو یہ سہاگ رات پہلے ہی منائی جا چکی تھی، لیکن اب لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا تو بنتا ہی تھا، کیونکہ اب وہ ساری دنیا کے سامنے اسے اپنا رہا تھا۔ پہلے اس شخص نے لوگوں سے چھپ کر اب سے اپنایا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی کے کردار پر بہت بات اٹھی تھی، لیکن اب وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے وہ لڑکی اس قدر عزیز تھی کہ اس پر اگر کوئی بھی انگلی اٹھاتا تو وہ اس کی انگلی توڑ کر ہاتھ میں رکھ دیتا۔ یہاں تو اس کے والدین نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، پھر وہ کیسے ان کے ساتھ کچھ کر سکتا تھا؟ اس نے یہی سوچا اور پھر سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کمرے میں دلہن بنی اپنے چہرے پر گھونگھٹ سجائے بیٹھی تھی،
جب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹائے وہ نظر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اس خوبصورت لہنگے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو اسے اس حلیے میں دیکھ کے بے خود سا ہو گیا تھا اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے شک خدا بہت بڑا کارساز ہے، وہ انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ نوازتا ہے۔ میں نے تمہیں تکالیف دینے کی کوشش کی تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن تمہیں تکالیف دے گیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، لیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے میں تمہیں بہت غلط ثابت کر گیا، اور پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو دنیا نے کس طرح میرا سوال کرنے کی کوشش کی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہارا ساتھ توڑ ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنے نام لکھ دوں۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اور مجھ سے چرا کر نہ لے جائے، یا پھر وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے، اور میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد وہ اسے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیا نا تم نے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے ہمیں اپنا سر ہاں میں ہلایا تو اگلے لمحے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ عشق بغیر راضی تھا کہ وہ حیران ہو گئی۔ کچھ دیر درخواست اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں بےحد خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، یہ میری امی جان نے مجھے آج ہی دی ہے، اور کہا ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہا اپنی دلہن کو دیتا ہے۔ مطلب کہ میری امی کو اس کے ساتھ بیٹھنے میں، مطلب میرے بابا جو ساتھ بیٹھے تھے، پھر آج میں تمہیں پہنا رہا ہوں۔ اس خاندان کے علاوہ اب تم سے یہ اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب ہماری پہلی بہو ہمارے گھر آئے گی تو تم یہ اس کے حوالے کر دو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس سے اپنے مستقبل کی نشاندہی کر گیا تھا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ان کی زندگی کی حسین شروعات ہو چکی تھی۔ شاید یہ پہلا کپل تھا جس کی زندگی کی حسین رات میں ان کی زندگی کی تیسرا اور اہم ساتھی بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔